अरे भाई, तुम लोगों को कुछ ख्याल है कि नहीं? क्या सभी के सभी सोए हुए हो क्या? क्या हुआ रेवती दीदी? क्या कहना चाहती हैं आप? किसी चीज़ की आपको कमी है तो मुझे बताइए, मैं पूरा कर देती हूँ। कुछ दिनों के लिए मायके आई ननंद रेवती से भाभी मालती ने पूछा। अरे पीछे हट, बड़ी आई है अपनी कमियों को पूरा करने वाली। रिश्तेदारी तो ढंग से संभाली नहीं जाती और आ रही है बड़ी मुझे बोलने वाली। सच में तुम एकदम लापरवाह थी और लापरवाह ही रहोगी। सच कहते थे बाबूजी कि तुम एक बहू बिल्कुल अच्छी नहीं हो। अच्छा हुआ चल बसे, वरना तुम सबके लक्षण देखकर तो बौरा ही जाते। रेवती का लहजा ऐसा ही था। कोई साधारण सी बात को भी वह नमक मिर्च लगाकर बोलती कि सामने वाले का खून खौल जाता। लेकिन ताज्जुब की बात है कि पांडे निवास में कोई भी उनकी बातों का बुरा नहीं मानता था। आखिर सबसे बड़ी जो थी और साल में सिर्फ एक दो बार ही आती थी। इस बार भी इस एक कार्यक्रम का हिस्सा बनने आई थी। लेकिन पास की कमरे में बैठी सिपरा सब सुन देख रही थी। जब रेवती जरा शब्द ढूंढने के लिए सुस्ताने लगी तब झट से मालती बोल पड़ी। अरे दीदी, बात क्या है? आखिर आप सीधे तरीके से बताएंगी तभी तो मैं कुछ समझूंगी ना। तो सुन। अरे तेरी बेटी सिपरा की तुझे जरा भी फिक्र है कि नहीं? सिपरा समझ गई कि बुआ क्या बोलने वाली है। जिस बात का डर था वही हुआ। रेवती बुआ ने माँ को टोक दिया। सिपरा 26 की हो गई है, उसकी शादी वादी करनी है कि नहीं मालती? मालती ने बस लंबी सांस भरी और पीछे मुड़कर सिपरा की तरफ एक निगाह भर डाली। सिपरा को पता था कि बुआ आते ही सबसे पहले माँ को इस बात के लिए टोकेंगी। सिपरा सिर झुकाकर वहाँ से चली गई। मालती कुछ रुक कर रेवती को बताने लगी। क्या बताऊं दीदी, सिपरा तो शादी के नाम से घबरा जाती है। कहती है अगर उसकी सांस भी मेरी सांस जैसी निकलेगी। कहते कहते एकदम होठ काट लिए मालती ने। रेवती के चेहरे का रंग एकदम से बदल गया। मालती की सांस यानी उसकी माँ। वह जानती थी कि माँ ने मालती को कितना परेशान कर रखा था सालों तक। रेवती ने एकदम से मालती का हाथ थाम लिया। मुझे पता है मालती, माँ ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। वे किसी की सुनती भी तो नहीं थी। पर ज़रूरी नहीं कि सिपरा की सांस भी ऐसी ही निकले। यह कोई वजह नहीं है कि तुम उसकी शादी ना होने दो। मालती चुप लगा गई। आज फिर एक बार सिपरा से बात करनी होगी, समझाना होगा। पर उसे पता था कि सिपरा नहीं मानेगी। आज से नहीं, सालों पहले सिपरा जब कॉलेज में पढ़ती थी उसने घोषणा कर दी थी, मैं कभी शादी नहीं करूँगी। मैं आपकी तरह घुट घुट कर नहीं जी सकती। उस दिन सुबह से ही बरसात हो रही थी। मालती की तबीयत ठीक नहीं थी। किसी तरह उसने सबके लिए नाश्ता बनाया। सास को सबसे पहले खिलाया। नाश्ता अगर ज़रा सा ठंडा हो जाए तो वे प्लेट फेंक देती थी। चाय में चीनी ज़रा कम ज़्यादा हो जाए घर सिर पर उठा लेते। मालती सास की तानाशाही चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन बड़ी होती सिपरा को यह अच्छा नहीं लगता था। वह धीरे से ही सही पर दादी से कह देती, दादी, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, आप उन्हें मत डांटिए। इस बात पर सास खूब गुस्सा होती कि सिपरा मालती के सिखाने पर ऐसा बोल रही है। सिपरा ने मालती का दर्द देखा था। सुबह से रात तक घर के कामों में माँ को पिसते देखा था। उस दिन कॉलेज जाते समय सिपरा माँ से कहती गई, मम्मा तुम आराम करो, मैं कॉलेज से आकर कुछ खाने के लिए बना दूंगी। तुम बिस्तर से उठना मत, तुम्हें बुखार है। मालती वाकई बुखार में तप रही थी। सिपरा कॉलेज से लौटी तो उसने देखा कि माँ उसी हाल में किचन में खड़ी होकर खाना बना रही थी। सिपरा भड़क उठी, मम्मा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, क्यों बना रही हो इतना सब कुछ? मालती ने उसे चुप रहने का इशारा किया। लेकिन सिपरा को ड्राइंग रूम में दीवान पर लेटी टीवी देखती दादी नजर आ गई। उसे पता नहीं क्या हुआ। वह गुस्से से दादी के पास पहुंचकर दमक कर बोली, दादी, एक दिन खाना आप नहीं बना सकती हैं क्या? मम्मी की तबीयत कल से खराब है। आज सुबह तेज बुखार था। ऐसे में आपने उन्हें बिस्तर से उठने क्यों दिया? दादी सिपरा का लहजा देख चौंक गई।
फिर कुछ खिसिया कर बोली, ऐसी कौन सी आफत आ गई, जरा सा बुखार ही तो है, यह सब तो काम न करने का बहाना है। सिप्रा ने बस उसी दिन तय कर लिया कि वह शादी नहीं करेगी। अगर शादी का मतलब ऐसी सांस को झेलना और दिन भर घर में खटना है तो उसे नहीं करनी है शादी। इसके बाद से सिप्रा ने दादी से बोलना ही छोड़ दिया। बस माँ को समझाती बुझाती, कभी कभी अपने साथ पिक्चर दिखाने ले जाती। सिप्रा हर समय माँ के साए साथ डोलती, दादी की बातों से बचाती, उनका दिल बहलाती। माँ बेटी का रिश्ता इतना गहरा था कि सिप्रा सब कुछ बताया करती थी मालती को। सिप्रा ने एमबीए के बाद बैंक में नौकरी शुरू की। उसी दिन से गाहे बगाहे मालती उससे कहती रहती, सिप्रा तुझे अब शादी के बारे में सोचना चाहिए। सिप्रा अड़ जाती, मम्मा मैंने कह दिया ना कि मुझे तुम जैसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे रिश्तों में सांस लेने की स्पेस चाहिए। देखना 2-3 साल बाद मैं इतना कमाने लगूंगी कि तुम्हें एक बड़ा सा नया घर लेकर दूंगी, बस वहाँ रहेंगे तुम और मैं। सिप्रा के सपनों के घर में पापा के लिए जगह नहीं थी। सिप्रा को लगता था कि पापा ने कभी माँ का पक्ष नहीं लिया, हमेशा अपनी माँ की सुनते और पत्नी को झिड़कते। वह मजाक में कहती, दादी और पापा को साथ रहने दो, देखो कितना मज़ा आएगा। दोनों को चाय तक नहीं बनानी आती। साल भर पहले दादी अचानक दिल के दौरे से चल बसी। कुछ दिनों बाद जिंदगी सामान्य चलने लगी। मालती को सालों बाद राहत की सांस मिली। सास की बरसी के लिए रेवती आई थी मायके। सुबह हवन वगैरह के बाद शाम को जब सब छत पर साथ बैठकर गपशप करने लगे तो रेवती ने फिर से सिप्रा की शादी की बात छेड़ दी। मालती के सामने सवाल टंगा रहा, सिप्रा की शादी कैसे हो? ऐसा नहीं है कि सिप्रा शादी नहीं करना चाहती, उसके दिमाग में सांस का जो खौफनाक चेहरा है उसे कैसे हटाएं? सुबह रेवती को अपने घर लौटना था। मालती उसके लिए पुड़िया तल रही थी। अचानक रेवती ने कहा, मालती तुम्हारी सहेली वंदना से मिली थी मैं पिछले महीने, तुम्हें बहुत याद कर रही थी। साथ में उसका बेटा रजत भी था, अब तो नौकरी करने लगा है वह भी। वंदना के नाम से मालती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वंदना और रेवती एक ही शहर में रहते थे, कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे वंदना और मालती। उसकी सबसे खास सहेली वंदना साल में एक बार उससे मिलने जरूर आती थी। उसे पता था कि मालती अपनी सास की वजह से घर छोड़कर उसके पास आ नहीं सकती। अक्सर टेलीफोन पर बात हो जाया करती। रजत सिप्रा से कुछ महीने बड़ा था। सिप्रा ने कुछ दिनों पहले ही उसे बताया था कि रजत से वह फेसबुक पर चैट कर लेती है। उसने फ्रेंच कट दाढ़ी रख ली है, एक टैटू भी बनवाने का सोच रहा है। अचानक ही मालती मुस्कुरा उठी। अब तक उसे यह ख्याल क्यों नहीं आया? रेवती को स्टेशन रवाना कर मालती कमरे में आ गई और सबसे पहले वंदना को फ़ोन लगाया। वंदना उत्साह से बताने लगी कि इन दिनों रजत के बड़े रिश्ते आ रहे हैं उसके पास। मालती ने पूछ लिया, वंदना तुझे कैसी लड़की चाहिए? वंदना चहक कर बोली, तेरे जैसी तो बिल्कुल नहीं, मुझे दब्बू लड़कियां नहीं पसंद, ऐसी हो जो नौकरी करे और अपना अलग व्यक्तित्व रखे। मालती का दिल धड़कने लगा। और रजत को? अरे उसे तो पत्नी से ज़्यादा एक दोस्त चाहिए। कहता है कि बीवी लाऊंगा तो जल्दी बोर हो जाऊंगा, दोस्त लाऊंगा तो ज़िंदगी भर अच्छे से निभ जाएगी। अब तू ही बता मालती, मैं उसके लिए दोस्त जैसी लड़की कहाँ तलाशूं? मालती की सांस रुक गई। वह धीरे से बोली, वंदना सिप्रा रजत की दोस्त हैं और तुझे जैसी चाहिए वैसी भी है, नौकरी करती है, अपने दिमाग से सोचती है। तूने तो मार डाला मालती, मैं आज ही रजत से बात करती हूँ। रजत अक्सर सिप्रा के बारे में बताता रहता है, दोनों कंप्यूटर में लगे रहते हैं। कुछ दिनों पहले वेब कैम में मैंने सिप्रा को देखा भी, बाल कटाकर एकदम हीरोइन लग रही है। अब तू फ़ोन रख, मैं कल करती हूँ तुझे। मालती ने वंदना से रिश्ते की बात कर तो ली, पर उसे आशंका थी कि पता नहीं सिप्रा क्या कहेगी। पूरा दिन यह सोचती रही कि वह सिप्रा को कैसे समझाएगी। वंदना उसकी पुरानी दोस्त है, वह अगर सिप्रा की सांस बनेगी
तो उसे अपनी बेटी सा ही रखेगी। उसने तय किया कि बात रजत की तरफ से पक्की होने के बाद ही वह सिप्रा को बताएगी। अगले दिन सुबह सुबह वंदना का फ़ोन आ गया। मालती, रजत एकदम तैयार है, बता बात पक्की करने कब आऊँ? मालती ने धीरे से कहा। वंदना, मुझे 1-2 दिन का वक्त दे, हम सब खुद ही आ जाएंगे वहाँ मंगनी करने। मालती अपनी भावनाओं को संभाल सही मौके का इंतज़ार करने लगी। शुक्रवार रात को माँ बेटी देर तक टीवी देखते थे, खाना भी आराम से खाते थे। खाना खाने के बाद मालती सिप्रा को छत पर ले गई और कुछ ठहर कर बोली, सिप्रा, तुझसे एक बात कहनी है। वो रजत है ना, मेरी फ्रेंड वंदना का बेटा, वो तुझसे शादी करना चाहता है। सिप्रा के चेहरे पर अजीब से भाव आए। कुछ क्षण लगे उसे बात पचाने में। पर मम्मा, अचानक? उसने कब कहा? अपनी माँ से वंदना मुझसे कह रही थी कि रजत को अपनी दोस्त से शादी करनी है और वो है सिप्रा। सिप्रा चुप लगा गई। मालती उसके पास चली आई और उसका सिर अपनी गोद में रख सहलाती हुई बोली, देख बेटी, मुझे पता है कि तू शादी से किस लिए डरती है, लेकिन वंदना तो मेरी दोस्त है, तू उसे मौसी कहती है। रजत भी तेरा देखा भाला है, तू वहाँ खुश रहेगी। सिप्रा, वंदना यदि तेरी सांस बन जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सिप्रा आंख बंद कर माँ की गोद में लेटी रही। रजत उसे भी पसंद है। इन दिनों लगभग रोज ही दोनों चैट करते हैं। वंदना जी भी उसे पसंद हैं। थोड़ा ज़्यादा बोलती हैं पर प्यार करती हैं उसे। सिप्रा ने धीरे से आंखें खोली। मालती एकटक उसे ही देख रही थी। सिप्रा ने पलकें झपकाई और बस इतना कहा, जैसा तुम ठीक समझो मम्मा। बस सब कुछ तुरंत तय हो गया। सिप्रा के पापा को भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। अगले सप्ताह सगाई तय हो गई। सगाई के दिन सुबह वंदना ने नाश्ते के समय एकाएक कहा, देख मालती, तुझे पता है मैं साफ साफ बात करती हूँ। रजत की शादी को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सालों से मैंने सोच रखा था कि इसकी शादी में यह करूँगी वो करूँगी। बस मुझे वैसे ही करनी है शादी, खूब धूमधाम से। बस तू मुझे मत टोकना। मालती हंसकर चुप हो गई। वंदना की तो आदत है बढ़ा चढ़ाकर बोलने की, पर वंदना ने उसके सामने पूरी लिस्ट रख दी। शादी में 1000 मेहमान आएंगे। खाने पीने का इंतज़ाम कैसा होगा? मिलने में क्या दिया जाएगा? सिप्रा और रजत किस तरह के कपड़े पहनेंगे? और भी बहुत कुछ। मालती ने मन ही मन सोचा, वंदना, तेरी सारी हसरत पूरी करूँगी, पर मेरी बेटी को खुश रखना। इस बीच मालती ने देख लिया था कि रजत सिप्रा के पीछे बुरी तरह लट्टू है तो वह मम्माज बॉय, लेकिन सिप्रा के रूप में उसे एक दोस्त मिल गई है। मालती ने वंदना के कहे अनुसार बेटी की धूमधाम से शादी की। सिप्रा को शादी के एक दिन पहले तक न जाने कैसा डर था कि माँ का पल्लू थाम जोर जोर से रोने लगी। मम्मा, सब ठीक होगा ना? पता नहीं क्यों कभी कभी वंदना मौसी का बिहेवियर मुझे ना देखकर अजीब लगता है। मामा सुनो, मैं तुम नहीं हूँ। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं एक दिन भी वहाँ नहीं रहूँगी। लौट कर चली आऊँगी तुम्हारे पास। तुम आने दोगी ना? मालती ने भावुक होकर बेटी को गले से लगा लिया। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, तुम बहुत खुश रहोगी वहाँ। फिर धीरे से जोड़ दिया, तुम मुझसे अलग थोड़ी ही होने जा रही हो। यह तेरा घर है, मैं हमेशा रहूँगी तेरे लिए। इतना बड़ा आश्वासन सिप्रा के सिर से जरा सा बोझ कम हुआ। शादी की गहमा गहमी के तुरंत बाद सिप्रा और रजत 15 दिनों के लिए हनीमून पर निकल गए। सिप्रा ने अपनी शादी की लंबी छुट्टी ली थी। सोच रखा था कि महीने भर बाद वह अपने ऑफिस में ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दे देगी। हनीमून के 15 दिनों में रजत ने हर तरह से उसका ख्याल रखा। वाकई वह बेहद प्यारा दोस्त था, जिससे अब तो वह बेतहासा प्रेम करने लगी थी। ससुराल आने के नाम पर न जाने क्यों अब उसे डर नहीं लग रहा था। एयरपोर्ट पर उन्हें लेने रजत के डैडी आए थे। बड़ी मिलनसार थे रजत के डैडी। घर पहुंचते ही जैसे ही रजत और सिप्रा वंदना के पैर छूने आगे बढ़े, वंदना ने टोक दिया, यह क्या सिप्रा,
तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? ऐसे कपड़े यहाँ नहीं चलेंगे। जाओ और जाकर ढंग की सलवार कमीज और दुपट्टा पहन कर आओ। सिप्रा सन्न रह गई। यात्रा के हिसाब से उसने जीन्स पहन रखी थी और हमेशा वंदना के सामने वह ऐसी ही पोशाकें पहनती आई थी, पर बिना बहस वह चुपचाप कपड़े बदल कर आ गई थी। दोनों लंबी यात्रा से थके हुए थे। रजत तो आते ही सोने चला गया, पर वंदना सिप्रा को किचन में ले आई। देखो सिप्रा, रात घर में मेहमान आ रहे हैं खाने पर। तुम ऐसा करो, एक तरी वाली और एक सूखी सब्जी बना दो, बाकी मैं देख लूँगी। सिप्रा स्तब्ध रह गई। सासू माँ ऐसा कैसे कर सकती हैं? रजत को आराम करने दे रही हैं और उससे काम करवा रही हैं। सिप्रा की आंखों में आंसू आ गए। फ्रिज से सब्जियां निकाल वह काम करने लगी। घंटे भर बाद वंदना किचन में आई और कढ़ाई में पक रही सब्जी चखने लगी। सिप्रा उस समय आलू काटने में व्यस्त थी। अचानक वंदना की जोरदार आवाज़ आई, तुम तो बिल्कुल अनाड़ी हो भाई, मालती ने तो ठग लिया है मुझे। अचानक चाकू की तीखी धार उंगली को काटती चली गई। यह आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है। यह तो वही आवाज़ है जिसे वह जिंदगी भर बचना चाहती थी। दादी की कर्कश आवाज़, माँ की सांस की आवाज़, उसकी सांस की आवाज़। सिप्रा की जोरदार रुलाई फूट पड़ी। उंगली कटने का दर्द था या जिंदगी में ठगी जाने की टीस। उसका रोना सुन रजत दौड़ा चला आया। उंगली पर तुरंत बर्फ के टुकड़े रखकर उसे अपने कमरे में ले गया। सिप्रा ने उससे कुछ भी नहीं कहा, बस रोती रही और रोती रही। रात मेहमान आए, पर सिप्रा कमरे से नहीं निकली। वंदना ने कुछ सख्ती से कहा, इतनी चोट तो नहीं लगी? भाई हमें नहीं पता था कि तुम इतने कोमल हो। तब रजत ने पलट कर कहा, माँ, सिप्रा का मन नहीं है तो जाने दो ना। वैसे भी आपने आज मेहमान को क्यों बुलाया? इतना थके हुए हैं हम दोनों। आप जाकर अटेंड करिए, मैं सिप्रा को बाहर कुछ खिला लाऊंगा। वंदना को रजत का यह कहना पसंद नहीं आया। तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? यह 2 दिन के लिए थोड़ी ही ना आई है, यहाँ रहेगी जिंदगी भर। फिर घर का जो कायदा है वो तो निभाना पड़ेगा ही ना। सिप्रा ने बस वंदना की तरफ नज़र उठाकर देखा और आंखें बंद करके लेट गई। वह कुछ नहीं कहेगी, बस करेगी। अगले दिन शाम को जब सिप्रा किट बैग उठाए अपने घर पहुंची तो मालती का चेहरा आश्चर्य से खुला रह गया। क्या हो गया उसकी लाडली बेटी को? सिप्रा मालती के गले लगकर फुट फुट कर रो पड़ी। मम्मा, आप वाली कहानी एक बार फिर दोहराई जा रही है। मैं सह नहीं पाऊंगी, मुझे वहाँ नहीं रहना। मालती कुछ समझी कुछ नहीं। धीरे धीरे चाय की चुस्कियों के बीच सिप्रा ने माँ को सब कुछ बताया। रुक कर बोली, मम्मा, मैं समझौते से नहीं घबराती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ उन सब के लिए, पर ऐसे नहीं मम्मा। आप कहती थी ना कि वो आपकी सहेली हैं, वो कभी एक सास जैसा व्यवहार नहीं करेंगी, पर सास ही बन गई ना वो भी। मालती के दिल में गुब्बार सा बैठ गया। वंदना से उसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, पर शायद ठीक कह रही थी उसकी बेटी। हर औरत के अंदर एक सांस विराजमान होती है। सिप्रा बस रजत के मोबाइल पर अपने घर आने का एसएमएस छोड़ आई थी। मालती को पता था कि उसके समझाने का सिप्रा पर कोई असर नहीं होगा। अगले दिन सिप्रा सुबह ऐसे उठी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह हमेशा की तरह बैंक जाने के लिए तैयार हो गई, सादे कपड़ों में। दरवाज़ा खोल वह घर से निकलने को ही थी कि तूफान की तरह धड़धड़ाते हुए रजत अंदर आ गया। सिप्रा को बाहों में भरकर वो वहीं सोफे पर बैठ गया। तुम मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम्हें क्या लगा तुमसे अलग होकर मैं जी लूँगा? सिप्रा की आंखें भर आई। रजत, तुम्हारे बिना मैं भी नहीं जी सकती, पर तुम्हें पता है मैं अपनी माँ की तरह सास को। पागल हो तुम सिप्रा, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी माँ को सास बनने दूंगा और तुम्हें टिपिकल बहू? अरे किसे चाहिए टिपिकल बहू? मैंने आज सुबह ही माँ को समझा दिया है, अगर फिर भी उन्हें सास बने रहने का मन है तो हम दोनों अलग रह लेंगे, पर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। रजत और सिप्रा एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। मालती वहीं खड़ी थी, उसकी आंखें भर आई। उसे इस बात की तसल्ली थी कि इस दौर में सास बदली है या नहीं यह तो नहीं पता, पर हाँ,
पति बदल गए हैं। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। सागर के ऑफिस के दोस्त राहुल की बेटी की बर्थडे पार्टी थी। हमें रात के 8 बजे उनके घर पहुंचना था, किंतु 7 बजने वाले थे और सागर अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे। मैं तैयार होकर उनका इंतज़ार कर रही थी। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनके ऑफिस फ़ोन किया तो पता चला कि सागर 5 बजे ऑफिस से चले गए थे। मुझे चिंता हुई। मैंने मोबाइल पर फ़ोन मिलाया। सागर की आवाज़ आई, नीति, मैं अभी ऑफिस में मीटिंग में बिज़ी हूँ, थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। मुझे बुरा लगा। सागर मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे? हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ या फिर राहुल की बेटी के लिए कोई गिफ्ट लेने गए हूँ। थोड़ी देर बाद सागर आ गए और बोले, आज ऑफिस में बहुत थक गया। शाम को बॉस ने मीटिंग बुला ली थी, किंतु सच कहूँ तुम्हें देखते ही सारी थकान मिट गई। आज बहुत सुंदर लग रही हो, चलो पार्टी में चलते हैं। मेरा मन बुझ गया, किंतु मैंने चेहरे के भाव से जाहिर नहीं होने दिया। हम पार्टी में पहुँचे तो केक कट चुका था। मेहमान डिनर कर रहे थे। हमें देख राहुल ने उल्हाना दिया, हद होती है यार, इतनी देर में आए हो, हम लोग कब से राह देख रहे थे। मैं तपाक से बोली, ऑफिस में मीटिंग थी, आपको तो पता ही होगा ना, इसीलिए देर हो गई। मैंने देखा राहुल की ओर देखते हुए सागर झेप रहे थे। खाने की प्लेट उठाते हुए मैंने राहुल को इनसे कहते सुना, यह मीटिंग का क्या चक्कर है? तू तो 5 बजे ही ऑफिस से निकल गया था ना? कुछ नहीं यार, थोड़ी देर के लिए उससे मिलने चला गया था। देख सागर, तू विवाहित है, ज़्यादा चक्कर में मत पड़, छोड़ उसे उसके हाल पर और नीति पर ध्यान दे। मेरा मन थक से रह गया। यह क्या माजरा है और राहुल किसे छोड़ने की बात कर रहा था? घर पहुंचकर मैं उस पूरी रात सो ना सकी थी। उसके बाद भी 2-3 बार ऐसा ही हुआ कि सागर मीटिंग का बहाना बनाकर देर से घर आए, जबकि ऑफिस से पता चला था कि कोई मीटिंग नहीं थी। अब तक समझती थी कि सागर एक परफेक्ट हस्बैंड है, उनमें वे सभी गुण हैं जो एक लड़की अपने पति में चाहती है, किंतु अब लग रहा था सागर को मैं जानती ही कितना हूँ। कुछ ही दिन तो बीते हैं विवाह हुए। विवाह के 2 दिन बाद हम दोनों हनीमून के लिए गोवा चले गए थे। वहाँ से लौटकर महीने भर दिल्ली अपनी ससुराल में रहकर सागर के साथ मुंबई आ गई। यहाँ ज़िंदगी धीरे धीरे अपने रूटीन पर आ गई। सागर सुबह ऑफिस के लिए निकल जाती और मैं घर को सजाने संवारने में लग जाती। शाम को अक्सर हम दोनों कहीं घूमने चल देते। कुल मिलाकर मैं खुश थी, किंतु इन दोनों मेरे दिल में हलचल मची हुई थी कि ऐसा क्या है जो सागर मुझसे छुपा रहे हैं। मैंने सोचा यूँ परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होगा, मुझे बुद्धिमानी से स्वयं पता करना होगा आखिर बात क्या है। कहीं सागर मेरे चेहरे के भावों से मन की बात समझ ना जाए, इसके लिए उनके सामने सहज रहने का अभिनय करना होगा। अब रोज़ सुबह जब सागर बाथरूम में होते, मैं उनका मोबाइल चेक करती। एक दिन एक मैसेज पर मेरी नज़र अटक गई। बैंक से मैसेज आ। सागर के अकाउंट से करीब 1 लाख निकाले गए थे। इतनी बड़ी रकम उन्होंने किसे दी और क्यों, यह सवाल मुझे परेशान करने लगा। सागर के घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी, इसलिए वहाँ देने का तो सवाल ही नहीं था। अब जितना समय वे घर में रहते, मैं चौकस रहती। फिर एक रात खाना बनाते समय मुझे लगा सागर कमरे में फ़ोन पर किसी से धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। मैं आँच बंद कर दबे पांव दरवाजे के पीछे जा खड़ी हुई और कान लगाकर सुनने लगी। वे राहुल से कह रहे थे, दीपा को रुपए दे दिए हैं, तू चिंता मत कर यार, नीति को कुछ पता नहीं चलेगा, वह तो स्वयं में ही मस्त रहती है। मैंने एक गहरी सांस भरी और वहाँ से हट गई। रात में सागर ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो इच्छा हुई कि उनका हाथ झटक दूं। चेहरे पर बनावटी मुस्कान का आवरण ओढ़े आखिर कब तक मैं उनके झूठे प्यार के नाटक में उनका साथ देती रहूंगी। अपने सम्मान को मार कर कब तक इस धोखेबाज इंसान को अपनी भावनाओं से खिलवाड़ करने दूंगी। किंतु मैंने क्रोध में उफनती भावनाओं पर काबू पाया।
सब्र से काम लेकर ही अपने मकसद में कामयाब हो सकती थी और सागर के झूठ को पकड़ सकती थी। जल्द ही मुझे सफलता मिली। उस रोज सुबह नाश्ता करते हुए सागर बोले, नीति, मुझे शाम को ऑफिस से लौटने में देर हो जाएगी। बॉस के साथ मीटिंग है, तुम चाय पी लेना। मेरा चेहरा उतर गया। आज सुबह इनका मोबाइल चेक करना भी भूल गई थी। तभी संयोग से दिल्ली से मेरी सास का फ़ोन आ गया। सागर ने उनसे बात की, फिर बोले, लो माँ, तुमसे बात करना चाहती है। मैं मोबाइल लेकर बालकनी में चली गई। माँ से बातें करते करते मोबाइल का इनबॉक्स चेक किया। एक मैसेज को देखकर मेरा दिल डूबने लगा। लिखा था, आज शाम 6 बजे मेट्रो मॉल के कॉफ़ी हाउस में मिलो, दीपा। यह दीपा वही थी जिसे सागर ने रुपए दिए थे। बात कर मैंने खामोशी से फ़ोन उन्हें वापस दे दिया। रोज़ की तरह जाते हुए सागर ने मेरे माथे पर किस दिया तो मेरा मन घृणा से भर उठा। उनका स्पर्श भी अब मुझे पराया लग रहा था। कौन है यह दीपा? क्या रिश्ता है उसका सागर से? क्या उनका दीपा के साथ अफेयर चल रहा है? शायद यही सच था, तभी तो मुझसे झूठ बोलकर वे उससे मिल रहे थे। सारा दिन मैं वेदना के भंवर में डूबती उतराती रही। एक अजीब सी बेचैनी, अनजाने भय से मैं छटपटाती रही। रह रह कर नजरें घड़ी की ओर उठ रही थी। शाम के 5 बजते ही मैं मेट्रो मॉल की ओर चल दी। मैं सागर को रंगे हाथों पकड़कर इस लुका छिपी के खेल को समाप्त कर देना चाहती थी। गैलेक्सी मॉल के कॉफ़ी हाउस में पहुंचते पहुंचते करीबन 6 बज गए। इधर उधर नज़र डाली तो सबसे पीछे कोने की मेज पर सागर एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठे दिखे। मैं कुछ सोचकर दृढ़ कदमों से उनकी ओर बढ़ी। सागर नज़रें झुकाए कुछ पेपर्स पढ़ने में व्यस्त थे। मैं उनकी मेज के पास जाकर खड़ी हो गई। ज्यों ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, वे बुरी तरह हड़बड़ा गए। नीति, तुम यहाँ? वे हैरानी से बोले। मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, अपनी फ्रेंड के साथ मॉल में आई थी, आपको यहाँ देखा तो चली आई, कहकर मैं वहाँ से चल दी। सागर पीछे से पुकारते ही रह गए। मैं मन में पीड़ा का गुब्बार दबाए घर पहुँची और पलंग पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ी। दिल में हाहाकार मचा हुआ था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जब मन कुछ हल्का हुआ तो उठकर सूटकेस में कपड़े रखने लगी। सागर ने मेरे भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। अब मुझे क्या कदम उठाना चाहिए, यह फैसला लेना मुमकिन नहीं था कि तभी घंटी बजी। सागर आ गए थे। वे बेहद गंभीर थे। उन्होंने एक नज़र सूटकेस में रखे कपड़ों पर डाली और फिर मेरा हाथ पकड़कर बोले, यह क्या कर रही हो नीति? कहाँ जा रही हो? मैंने गुस्से में उनका हाथ झटक दिया और बोले, सागर, आपने क्या समझा था? आप मुझे धोखा देते रहेंगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं काफ़ी दिन पहले जान गई थी कि ऑफिस की मीटिंग के नाम पर आप कहीं और जाते हैं। मैं इस मौके की तलाश में थी कि आपका झूठ आपके सामने ला सकूं। आपका दीपा से चक्कर था तो मुझसे शादी क्यों की? मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? अच्छा नहीं किया तुमने मेरे और मेरे परिवार के साथ। मेरा उससे अफेयर नहीं है नीति। झूठ कह रहे हैं आप, तभी तो मुझसे झूठ बोलकर उससे मिलते हैं, उसे रुपए देते हैं। सागर ने हैरानी से मुझे देखा तो मैं बोली, सागर, मैं कोई बेबस मासूम पत्नी नहीं जो पति के जुल्मों पर आंसू बहाती रहूं। तुम्हारा मानसिक जुल्म अब मैं सह नहीं सकती। मैं पढ़ी लिखी साहसी लड़की हूँ, अपनी ज़िंदगी खराब नहीं होने दूंगी। फिलहाल मैं अपने घर जा रही हूँ। मैंने सूटकेस उठानी चाही तो सागर ने मेरी बाह थाम ली। भराए स्वर में बोले, बात तो सुन लो, फिर जो चाहे सजा देना। नीति, दीपा का मुझसे नहीं, मेरे बड़े भाई आशीष से अफेयर था। घर में सभी को इस बात का पता था। वह बेझिझक हमारे घर आया करती थी। मैं तो उसे भाभी कहता था। दीपा के माँ बाप नहीं हैं, बड़े भाई भाभी हैं। सबकी रजामंदी से भैया और दीपा की सगाई कर दी गई। शादी की तिथि 3 महीने बाद तय हुई थी। घर में जोर शोर से शादी की तैयारी चल रही थी। तभी कंपनी की ओर से एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में
भैया को अमेरिका जाने को कहा गया। माँ और पिताजी चाहते थे जाने से पहले दोनों की शादी कर दी जाए ताकि भैया दीपा को लेकर अमेरिका चले जाएं, किंतु भैया नहीं माने। उनका कहना था 6 माह बाद लौटकर आराम से अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। दीपा को प्रतीक्षा करने के लिए कह आशीष भैया चले गए। किसी तरह 6 महीने कटे, किंतु भैया नहीं लौटे। फिर 1 साल बीतते बीतते भैया ने कंपनी बदल ली और वहीं पर बसी एक भारतीय परिवार की लड़की से शादी कर ली। दीपा के भाई ने पिताजी को बहुत बुरा भला कहा था, किंतु वे बेचारे शर्मिंदा होने के सिवा क्या करते, और दीपा वह तो बिल्कुल खामोश ही हो गई थी। उसके बाद दीपा के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला। बीटेक करने के बाद जॉब के लिए मैं मुंबई आ गया। तुमसे शादी हुई। हनीमून से लौटकर एक संडे घर का सामान लेने मैं मार्केट गया था। वहीं दीपा मुझसे मिल गई। उसके साथ उसकी 2 साल की जुड़वा बेटी भी थी, नीति। उस दिन दीपा ने अपने बारे में मुझे जो कुछ बताया वह बहुत दुखद था। आशीष भैया से धोखा खाने के बाद उसकी एक नशेड़ी लड़के से शादी हुई। इस बार भी जिंदगी ने दीपा के साथ धोखा किया। 3 साल के अंदर ही अत्यधिक ड्रग्स लेने के कारण पति की मौत हो गई। ससुराल में सिर्फ ननंदे थीं जो कि प्रॉपर्टी के लालच में उसे साजिश के साथ घर से निकलवा दी। बेबस दीपा दोनों बेटियों को लेकर मायके आ गई, किंतु वहाँ भी भाई भाभी उसे और उसकी बेटियों को बोझ समझते हैं। नीति उसकी इस दुर्दशा का जिम्मेदार मेरा मन भैया को ही मान रहा था। इस नाते मैंने उसकी मदद करने का निश्चय किया। चाहता था उसे कहीं अच्छी जॉब मिल जाए और उसकी बेटियों का अच्छे स्कूल में दाखिला हो जाए। दीपा ने अपनी बेटियों के हक के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, जिसमें मैं भी उसके साथ हूँ। इस सिलसिले में कई बार उससे मिलना हुआ। उसे 1 लाख रुपए भी दिए, जो उसने इसी शर्ते पर स्वीकारे हैं कि वह उन्हें वापस कर देगी। नीति, मैंने जो कुछ भी किया इंसानियत के नाते किया। तुम चाहो तो राहुल से पूछ लो, उसे सब पता है। मैं जानती हूँ राहुल को पता है, सिर्फ मुझे ही आपने पराया बना दिया। क्या मुझ पर आपको तनिक भी विश्वास नहीं था? दरअसल मेरे मन में संकोच था। तुम घर में नई नई आई थी। मैंने सोचा भैया के विश्वासघात से तुम्हारे मन में उनके प्रति सम्मान कम हो जाएगा। तुम क्या सोचोगी कि कैसे परिवार से मेरा नाता जुड़ा है। कुछ क्षण खामोश रहकर मैं बोली, यदि ऐसा व्यवहार मैंने आपके साथ किया होता तो क्या आप खुशी खुशी मुझे माफ़ कर देते? पति पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास पर टिका होता है। आपने यह क्यों नहीं सोचा कि दूसरों के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखने के लिए आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, अपने रिश्ते की नींव को कमज़ोर कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें ही पति पत्नी को करीब लाती हैं और छोटी छोटी बातों से ही रिश्ता दरकने लगता है। मुझे माफ़ कर दो नीति, जो चाहो सज़ा दे दो, किंतु मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम कहोगी तो मैं दीपा की मदद भी नहीं करूँगा। मैं इतनी संवेदना शून्य नहीं, और ना ही मेरा दिल इतना छोटा है सागर। दीपा को सपोर्ट करने की आपकी भावना का मैं सम्मान करती हूँ और हमेशा आपके साथ हूँ, किंतु आपको मुझसे एक वादा करना होगा। आप भविष्य में कभी मुझसे कुछ नहीं छिपाएंगे। मैं वादा करता हूँ नीति, मैं कभी तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। सदैव तुम्हारी भावनाओं की कदर करूंगा। इमोशनल होस्ट सागर ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। आज उनका यह स्नेहिल स्पर्श मुझे बहुत अपना सा लगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही